हाँ जी वालेकुम गा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मेरी बात में यूनिवर्सिटी में गाड़ी थी सुबह नहीं बाबा की तबीयत ठीक है। क्यों स्टूडेंट कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। कैसा हुआ आप लोगों का क्विज? सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे टाइम कम था, ऐसा था? सर मैं तो अटेंड ही नहीं कर सकता टाइम में। सर एक सर जीबीएम लैपटॉप स्टक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी अच्छा सर, आपको नहीं मैंने ईमेल भी की थी, मेरा एक आंसर सही था और पता नहीं सॉफ्टवेयर को रॉन्ग क्यों कंसीडर किया था। काइंडली वो आप किसी तरह सही कर दें। हाँ, वो इस तरह के इश्यूज जो है ना वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। मैं इस वीक में आपके मार्क्स जो है ना वो एलएमएस से पोर्टल के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा, जी पोर्टल के ऊपर। तो वहां पे जब आपके मार्क्स लग जाएंगे तो आप तब आप मुझे बताइएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन आंसर ठीक था, लेकिन वो सम हो कोई मिस्टेक्स है या वैसे ही है जिसकी वजह से आपका कोई वो आंसर जो है वो ठीक था लेकिन वो रॉन्गली सिलेक्ट हो गया। तो उसमें मैनुअल गलती भी हो सकती है, मेरी तरफ से भी गलती हो सकती है, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और थैंक यू। जिन लोगों का जो क्विज है वो मिस हुआ है, तो उसमें ये है कि मैं एक एक्स्ट्रा क्विज जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं 5 क्विज कनेक्ट करता हूँ तो मैं बेस्ट 4 कंसिडर करूंगा। अदर अगर मैं 4 क्विज कनेक्ट करता हूँ तो बेस्ट 3 कंसिडर करूंगा। तो उसमें उनका कंपनसेट हो जाएगा। इन द मीन वाइल सर अगर किसी का 2 क्विज मिस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि फिर मुझे वो पर्सनली रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरे 2 क्विज इस वजह से मिस हुए हैं, ठीक है। तो फिर मैं उसका एक क्विज में एवरेज मार्क्स लगा दूंगा। तो इससे इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो यस सर थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सर हमारे तो 3 क्विज हुए ना अभी। जी आपके 3 क्विज हुए हैं, आपके नेक्स्ट वीक में फिर क्विज होगा, तो आप तैयार रहिएगा। आपके टोटल 5 क्विजेज हो जाएंगे फाइनल से पहले पहले। तो आपने सीरियसली आप इसको देखना है किस तरह से और आपने अपने सर कंटेंट्स को लेके फाइनल चल। में स्टार्ट से लेके सारा है जो मिड के बाद पढ़ा। ऑफ कोर्स सारा है। अब ये नहीं होगा कि आपने ये पढ़ लिया और आपने ये आपकी जान छूट गई है कोर्स से। ये सारी जिंदगी आपके काम आना है, तो ये नहीं है कि आपने बस सबमिट से एक्सक्यूज पहले मी पढ़ लिया और सर। छोड़ दिया उसको। जी एक्सक्यूज मी सर। सर प्रोजेक्ट के हवाले से एक बात पूछे थे, उसका हमने G++ में बनाना है या .c की फाइल में बनाना है? आपकी मर्जी है, C++ में बनाना है बना लें, सी में बनाना है बना लें, जावा में बनाना है बना लें, आपकी नो मर्जी है। सर, आई मीन उसमें हमने ग्राफिकल इंटरफेस इंट्रोड्यूस करना है या नहीं, या सिंपल बस आपको कोडिंग दिखानी है? इंटरफेस उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें जस्ट आउटपुट होगी जो कंसोल के ऊपर भी आ रही होगी। उसमें आपने भी गाड़ियां दौड़ती हुई नजर नहीं आ रही होंगी। उसमें सिंपल जो है वो बस प्रिंटिंग हो रही होगी, दैट्स इट। वो प्रिंटिंग आप कंसोल के ऊपर कर सकते हैं। सर समझ गया, थैंक यू। ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं वर्चुअल मेमोरी। यू नो कि असल में मैं आपको बताता हूँ कि आपसे मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि आपने कभी देखा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो बड़ा है और जो फॉर एग्जाम्पल गेम है, तो गेम जो है वो 4 GB की है, ठीक है, या 2 GB की है, ठीक है, और आपकी जो रैम है, ये आपकी गेम है विच इज़ अ सॉफ्टवेयर, और आपकी रैम जो है वो 1 GB है। क्या गेम चलेगी इसके ऊपर, इतनी रैम के ऊपर? नो सर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस साइज जो है, प्रोसेस साइज अगर वो लार्जर है रैम साइज से, तो क्या मतलब आपका वर्चुअल प्रोग्राम चलता है? मेमोरी आपका ये प्रोग्राम सर चलता है कि चलेगा। नहीं चलता? आपका प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता? चलता है सर। चलता चलता है है लेकिन लेकिन स्लो। स्लो चलता है। चलता है लेकिन रन होता है, लेकिन स्लो चलता है। ओके, तो ये बेसिकली क्यों चलता है, उसकी रीजन है, उसकी रीजन है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का वर्ड आपने कभी सुना है? वर्चुअल का वर्ड
इसका मतलब क्या होता है वर्चुअल का? इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन किसी को धोखा देना, किसी को होना कुछ और दिखाना कुछ, इसको कहते हैं इल्यूजन। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब फिर समझ आ रहा है आपको? इल्यूजन ऑफ मेमोरी। इल्यूजन ऑफ मेमोरी का मतलब ये है कि असल में आपके पास जो चिप लगी हुई है वो है फॉर एग्जाम्पल 2 GB, 2 GB की यहाँ पे रैम लगी हुई है आपके सिस्टम में, लेकिन एक प्रोग्राम है, एक प्रोसेस है, ठीक है, वो भी फॉर एग्जाम्पल वो फॉर एग्जाम्पल 3 GB का है प्रोसेस साइज जो है, लेकिन वो फिर भी इस पे एग्जीक्यूट होता है। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो मेमोरी में लोड नहीं हो सकता, फिर भी वो एग्जीक्यूट होता है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि हम इस प्रोसेस को, असल में हमारे पास जो रैम है वो 2 GB है, लेकिन हम इसको एक रैम दिखा रहे होते हैं वो इससे ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके सिस्टम में 4 GB रैम लग सकती है, ठीक है। तो हम इसको जो है ना एक मेमोरी दिखाते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास 4 GB रैम अवेलेबल है। असल में हमारे पास रैम जो है वो 2 GB अवेलेबल है, लेकिन इसको हम शो करते हैं कि हमारे पास 4 GB रैम अवेलेबल है। वर्चुअली हम कहते हैं कि हमारे पास 4 GB रैम अवेलेबल है और ये हमारे पास ये फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या करता है, वो प्रोसेस जो है वो अपने पेजेस जो है, पेज 0 है, पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, एंड सो ऑन, वो सारे के सारे पेजेस जो हैं अपने वो इसमें लोड करता है इसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होता है, पेज टेबल। तो पेज टेबल जो है वो फैसिलिटेट करता है कि कौन सा पेज जो है वो कौन सा पेज जो है वो कौन से फ्रेम में मैप होगा। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर होगा, उस फ्रेम नंबर पे ये बेसिकली पेज जो है वो पड़ा होगा। ओके, इस तरह से है। तो हमारे पास ये जो वर्चुअल रैम है ये इल्यूजन ऑफ मेमोरी है। इट फैसिलिटेट्स अस टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम हैविंग लार्जर साइज देन रैम। क्या है वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी इज अ इल्यूजन ऑफ मेमोरी, ठीक है, which facilitates us to execute a process having larger size than actual physical RAM। ओके, समझ आ गई वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? कोई सुन रहा है? यस सर। सर 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 अभी वर्चुअल मेमोरी की सर डेफिनेशन बताएं एक बार। तो मैंने तो 2 दफा बताई है। सर मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम था, अभी ज्वाइन हुआ। तो जिनका कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं था वो बता दें। सर आपने बताइए किस तरह से इल्यूजन मेमोरी होती है। हाँ, लाइक जो हमें दिखता कुछ है बट जाहिर बैकएंड पे कुछ और हो रहा होता है। तो अभी तक आप जो है ना वो सुनते नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। सो लेट्स टेक, मुझे थोड़ा सा मुझे अटेंडेंस मार्क करने दें। स्टूडेंट्स एक्सेल में अटेंडेंस लगवाने आते हैं, पढ़ने नहीं आते, क्या करें हम। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी जो है ये इल्यूजन ऑफ मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी जो है ये एक्चुअल फिजिकल रैम नहीं होती, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इट, ये करती क्या है, ये फैसिलिटेट करती है हमें कि अगर एक प्रोसेस का साइज उससे लार्जर है, किससे लार्जर है? रैम साइज से। अगर प्रोसेस साइज रैम साइज से लार्जर है तो इट फैसिलिटेट्स अस टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोसेस रन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, जिसका साइज जो है वो इसका साइज 3 GB है और इसके एक्चुअल रैम साइज 2 GB है। तो ये रैम प्रोसेस साइज बड़ा है रैम साइज से, तो ये virtual memory facilitates us to execute that program which has larger size than actual RAM। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो पेज टेबल होता है वो लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस जो है ट्रांसलेशन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। असल में होता ये है, असल में इनफैक्ट लॉजिकल टू, सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस टू वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल मेमोरी है, ये वाली वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है।
जब लॉजिकल से वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन होती है तो इसके अकॉर्डिंगली पेज टेबल जो है वो बताता है कि इसने कौन से फ्रेम में जाना है, वर्चुअल मेमोरी के इसके कौन से फ्रेम में जाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और बैकएंड के ऊपर जो रैम होती है, यहाँ से जो ये जो फ्रेम है ये किसके ऊपर मैप होगा, फिजिकल रैम के ऊपर। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी से वर्चुअल एड्रेस से आपकी एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन होती है। तो दिस बेसिकली देयर इज एक्चुअली टू ट्रांसलेशंस, लॉजिकल एड्रेस टू वर्चुअल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, जो सीपीयू जनरेट करता है, जो किसी भी प्रोसेस का एड्रेस होता है। ठीक है, तो फिजिकल वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, जो वर्चुअल रैम का होता है, वर्चुअल मेमोरी का होता है। ठीक है, वो वर्चुअल एड्रेस होता है। तो हमारे पास बेसिकली दो पेज टेबल होते हैं। एक पेज टेबल यूज करते हैं हम लॉजिकल टू वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन, और दूसरा पेज टेबल यूज करते हैं वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन। जी उमर महमूद। सर वर्चुअल एड्रेसेस तो हमारे पास ज्यादा नहीं होंगे, तो वो फिजिकल ऑब्वियसली एड्रेसेस में कैसे कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली सारे के सारे? ऑब्वियसली जब वर्चुअल एड्रेसेस ज्यादा होंगे, गुड क्वेश्चन, वर्चुअल एड्रेसेस ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम कहें कि एक चंक जो है इसका साइज इसके साइज के इक्वल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास अगर 0 1 2 3 4 5 6, सपोज यहाँ पे हमारे पास 8 फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास 4 फ्रेम्स हो, 0 1 2 3। ओके, तो किस तरह से 8 फ्रेम्स को किस तरह से हम 4 फ्रेम्स में मैप करेंगे, तो ये पेज टेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये फ्रेम नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है। ये हमारे पास वर्चुअल फ्रेम नंबर है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक पेज टेबल होता है, इसमें कितनी एंट्रीज होंगी कोई बताएगा? किसी को नहीं पता अभी तक, कोई भी नहीं पढ़ के आता। जितने 7 ही होगी। जितने जितने हमारे फ्रेम पास साइज उतना होगा। जितने हमारे पास फ्रेम्स होंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, उतनी हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज होंगी। ठीक है, पेज टेबल में। ये पेज टेबल किस लिए यूज करते हैं, वर्चुअल फ्रेम नंबर को कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल फ्रेम नंबर में। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल फ्रेम नंबर जो है वो हमारे पास एक्चुअल रैम जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसमें 4 फ्रेम्स हैं, 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास वर्चुअल रैम है और ये हमारे पास फिजिकल रैम है, एक्चुअल रैम। ठीक है, तो जब प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एक प्रोसेस है, उसके यहाँ पे पेजेस हैं, पेज नंबर 0 1 2 3 4, उसके कौन सा पेज जो है तो कौन से फ्रेम वर्चुअल फ्रेम में लोड होगा वो ये वाला पेज टेबल बताएगा। ठीक है, पेज टेबल 1, ये पेज टेबल 2 है। तो यहाँ पे पेज नंबर जो है, ये पेज नंबर 0 जो है, ये पेज नंबर 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पेज नंबर 0 कहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे वर्चुअल फ्रेम नंबर होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 पे जाओ और यहाँ पे पेज नंबर 0 पड़ा होगा। अब ये पेज टेबल जो है ये ट्रांसलेशन के लिए यूज हो रहा है। ये लॉजिकल एड्रेसेस हैं, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। तो ये लॉजिकल एड्रेसेस हैं, ये सारे यहाँ पे जो जो पेज नंबर के जो एड्रेसेस हैं ये लॉजिकल एड्रेसेस हैं। इनको ट्रांसलेट करना है हमने वर्चुअल फ्रेम नंबर्स में, मतलब वर्चुअल एड्रेसेस में इसको ट्रांसलेट करना है। तो लॉजिकल एड्रेसेस जो है वो वर्चुअल एड्रेसेस में कैसे ट्रांसलेट होंगे, यूजिंग पेज टेबल। अब वर्चुअल एड्रेसेस जो है वो फर्दर फिजिकल एड्रेसेस में ट्रांसलेशन होगी उसकी। तो वर्चुअल एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन होगी यूजिंग पेज टेबल 2। तो यहाँ से ये ट्रांसलेशन होती है और यहाँ से ये ट्रांसलेशन होती है। अब क्वेश्चन ये था कि वर्चुअल रैम जो है उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो ज्यादा है, फिजिकल रैम में नंबर ऑफ फ्रेम्स कम है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो फ्रेम नंबर है 0 ये किस फ्रेम में, फिजिकल फ्रेम में लोड होगा, फ्रेम नंबर 1 जो है ये किस फ्रेम में लोड होगा, फ्रेम नंबर 3 जो है ये किस में लोड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फ्रेम नंबर 1 लोड कर लेते हैं, वर्चुअल फ्रेम नंबर 1। वर्चुअल फ्रेम नंबर 2 यहाँ पे लोड होता है, वर्चुअल फ्रेम नंबर 4 यहाँ पे लोड होता है, वर्चुअल फ्रेम नंबर 5 यहाँ पे लोड होता है। सपोज एग्जाम्पल है। व्हाट अबाउट कि अगर हमने वर्चुअल फ्रेम नंबर 3 को एक्सेस कर लिया, क्या वर्चुअल फ्रेम नंबर 3 जो है यहाँ पे लोड है इसमें कहीं पे? नो सर, नहीं लोड है। तो क्या करना पड़ेगा, सर स्वैपिंग। सर स्वापिंग करनी पड़ेगी। तो स्वापिंग करनी पड़ेगी। स्वापिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क के ऊपर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। समझ लें कि एक सेक्टर का साइज जो है
सपोज अभी अज्यूम कर लें कि पेज पेज एक पेज या फ्रेम के इक्वल होता है, फ्रेम साइज के इक्वल होता है। अभी अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पेज फ्रेम साइज जो है वो तो इक्वल है और सेक्टर, मतलब अगर हमने एक फ्रेम निकालना है तो उसको किसी सेक्टर के ऊपर राइट करना पड़ेगा, तो इसको कहेंगे मेमोरी टू डिस्क राइटिंग। और अगर हमने एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को यहाँ पे लोड करना है तो इसको कहेंगे डिस्क टू मेमोरी राइटिंग। अब अगर हमने फ्रेम नंबर 3 लेके आना है, वर्चुअल फ्रेम नंबर 3 जो कि इसमें नहीं है फिजिकल में, तो किसी एक फ्रेम को विक्टिम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। विक्टिम फ्रेम का मतलब ये है कि इनमें से किसी एक को निकालना पड़ेगा। तो मेमोरी टू डिस्क का मतलब होता है स्वैप आउट, एक को स्वैप आउट करना पड़ेगा। और डिस्क टू मेमोरी राइटिंग का मतलब होता है स्वैप इन। तो किसी एक दूसरे अब किसको आउट करना है ये डिपेंड करेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बताएगा कि इनमें से इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है या इसको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है, इसका मतलब ये है कि जो जो फ्रेम सबसे पहले लोड हुआ था उसको निकाल दो। फॉर एग्जांपल ये वाला जो फ्रेम है FB1 ये सबसे पहले लोड हुआ था, तो इसको स्वैप आउट कर देंगे, इसको उसी जगह पे राइट कर देंगे जहां से हमने इसको लोड किया था। और अगर हमने फ्रेम नंबर 4 लोड करना है, फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है, वर्चुअल फ्रेम नंबर 4, तो उसको यहाँ से लोड करेंगे, या 3 हमने लोड करना है, सपोज फ्रेम 4 तो पहले लोड है, 3 अगर हमने लोड करना है तो 3 जो है ना यहाँ पे हम लोड कर देंगे, तो इसको रिप्लेस कर देंगे वर्चुअल फ्रेम नंबर 3 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जिस फ्रेम को भी यूज करना होगा उसको पहले मेमोरी में ले आएंगे। अगर वो मेमोरी में नहीं है कैसे लेके आएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस पेज फ्रेम वेरियस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो ये विक्टिम फ्रेम जो है ये बेसिकली चूज करते हैं, उसको स्वैप आउट करते हैं, और दूसरे जो जिसको हमने लोड करना होता है उसको हम लोड कर लेते हैं। तो स्वैप आउट और स्वैप इन ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम एक प्रोसेस जिसका साइज रैम से ज्यादा है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अगर एक प्रोसेस है उसमें आठ आठ फ्रेम्स उसके 8 चंक्स हैं या 8 फ्रेम्स हैं उसके वर्चुअल फ्रेम्स उसके 8 बनते हैं, ठीक है। तो 4 एट टाइम लोड होंगे, बाकी 4 जो है वो भी जिसकी जरूरत पड़ेगी वो स्वैप इन कर देंगे, एक स्वैप आउट कर देंगे, स्वैप इन कर देंगे, स्वैप आउट कर देंगे। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का, कि वर्चुअल मेमोरी फैसिलिटेट्स अस टू एग्जीक्यूट a program having larger size than physical RAM। अब समझ आइए आप लोगों को? नहीं सर थोड़ी थोड़ी। यस सर आगे। ओके, नहीं ज्यादा नहीं सर। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से पेज को रिप्लेस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो वर्चुअल मेमोरी जो है ये लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करती है, हाउ प्रोसेस इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, ठीक है। ये लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास जो पेजेस होते हैं, पेज नंबर 1 लोड हुआ है, पेज नंबर 2 लोड हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये मेमोरी मैप पेज टेबल है, ये इसके थ्रू हम एक्चुअल फिजिकल रैम के ऊपर इसको मैप कर रहे होते हैं। और ये भी मैंने जो आपको जो हार्ड डिस्क लेके दिखाई थी कि अगर हमने पेज इन पेज आउट करना है, स्वैप इन स्वैप आउट करना है, तो डिस्क से वो मेमोरी में स्वैप आउट होगा, स्वैप इन होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो हमें फैसिलिटेट करती है कि हम एक प्रोसेस जिसका साइज मेमोरी से ज्यादा है, फिजिकल रैम से ज्यादा है, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। तो हमें कुछ सेक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम ए है इसको हमने बाहर निकालना है, तो प्रोग्राम बी को हमने स्वैप इन करना है, तो हम डिस्क के ऊपर स्वैप आउट कर देंगे प्रोग्राम ए को, इसको हम दोबारा से मेमोरी टू डिस्क के ऊपर राइट कर देंगे।
और डिस्क से जो जो सेक्टर्स हमने प्रोग्राम बी के लिए लोड करने हैं उनको हम स्वैप इन कर देंगे। इसको कहते हैं डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का मतलब ये है कि जिस पेज की डिमांड कर रहे हैं उसको स्वैप इन कर दो, ठीक है। और कुछ अगर अगर आपके पास रैम फुल है, ठीक है, रैम अगर आपके पास फुल है तो आपने कुछ पेजेस जो है स्वैप आउट भी करने हैं। क्या हर केस में पेजेस स्वैप आउट करने पड़ेंगे? स्टूडेंट्स, सर आपकी आवाज कट के दोबारा बोलिएगा प्लीज। क्या हर केस में पेज जो है वो स्वैप आउट करना पड़ेगा जब भी मेमोरी में पेज नो लेके सर, आना है? नहीं क्या सर, सर अगर लाइक हमारे पास पहले से ही पड़ा हो फिर हम क्यों स्वैप आउट उसको करेंगे? नहीं, अगर पहले से पड़ा हुआ नहीं है, स्वैप इन करना है, एक नया पेज लेके आना है या एक नया प्रोसेस लोड करना है, मेमोरी में प्रोग्राम नया लोड करना है, जब तो क्या मेमोरी फुल सर होगी अगर तो फिर आप स्पेस पड़ी swap out होगी तो करेंगे। फिर नहीं हम उसको स्वैप करेंगे। एग्जैक्टली तो अगर सर मेमोरी फुल होगी अगर मेमोरी पड़ी होगी तो फिर हमें स्वैप आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो मेमोरी मेमोरी जो है ना वो कैसे पता चलेगा कि वो पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक लॉजिकल मेमोरी है जिसमें हमारे पास 8 हमारे पास पेजेस हैं। पेज नंबर 0 है, 1 2 3 एंड 7 तक। और पेज नंबर 0 में एक कंटेंट है, मतलब एक कैरेक्टर राइट किया हुआ है। अज्यूम कर लेंगे पेज साइज जो है वो 1 बाइट का है, 1 बाइट हम राइट कर सकते हैं पेज में। तो ए बी सी इस तरह से 8 पेजेस हमने लोड किए हुए हैं। अगर मैंने देखना है पेज नंबर 0 कहाँ पे लोड है तो कैसे पता चलेगा कौन से फ्रेम में लोड है? ये फिजिकल रैम है। सर पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर से। कोई और बताए पेज नंबर 0 कहाँ पे लोड है? नंबर 4 पे फ्रेम है। ये हम सर पेज फ्रेम, मेन मेमोरी नंबर 4, मेन मेमोरी नंबर 4 वो क्या होता है? फिजिकल फैमिली मेमोरी में। ये 4 क्या है? फ्रेम सर नंबर है। ये पेज नंबर है, पेज फ्रेम नंबर नंबर, है। सॉरी फ्रेम फ्रेम नंबर। नंबर सर, तो लॉजिकल तो में पेज नंबर है। मुझे मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है ना वो आपकी जो रीडिंग है वो 0 है, ठीक है। बल्कि माइनस माइनस 0 कह लें, माइनस माइनस 100 कह लें। माइनस 0 तो कुछ भी नहीं होता कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं जाते। अभी तक अगर आपको लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन ही नहीं आती, आपको पेज टेबल ही नहीं देखना आता, आपको पता ही नहीं है कि 0 पेज नंबर जो है वो इस पेज टेबल में जाएंगे 0 पे, और वहाँ पे जो एंट्री होगी वो फ्रेम नंबर होगा, मतलब 4 यहाँ पे लिखा हुआ है उसने फ्रेम। तो ये 4 है यहाँ पे। और वी जो है वो स्टैंड फॉर वैलिड बिट और आई स्टैंड फॉर इनवैलिड बिट। अब हमने सबसे पहले 0 पे जाना है क्योंकि हमने पेज नंबर 0 के देखना है। तो पेज टेबल के 0 इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ पे जो एंट्री पड़ी होगी 4, तो 4 इसका फ्रेम नंबर होगा। मतलब पेज नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर 4 में लोड है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम नंबर 4 में ए जो है वो पेज नंबर ए 0 जो है वो लोड है, जिसके कॉन्टेक्ट ए है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सी कहाँ पे लोड है, सी है पेज नंबर 2, उसके 2 इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो 6 पे जाएंगे, वहाँ पे सी लोड है। ओके, तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि हमारा पेज जो है वो मेमोरी में लोड है या नहीं है, वो पता चलेगा पेज टेबल से। अगर पेज टेबल में एंट्री वैलिड है तो इसका मतलब है वो लोड है वो वाला पेज। अगर पेज टेबल में एंट्री इनवैलिड है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 की बात करें, पेज नंबर 1 कहाँ पे लोड है, पेज नंबर 1 की एंट्री पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड आई बिट, जो है वो बिट जो है वो वैलिड इनवैलिड बिट आई है। इसका मतलब है ये एंट्री इनवैलिड है। तो इसका मतलब है कि पेज नंबर 1 कहीं पे भी लोड नहीं है। अगर पेज नंबर 1 कहीं पे लोड नहीं है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेम्स अवेलेबल हैं, फ्रेम्स फ्री हैं, तो किसी भी फ्रेम को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर फ्री फ्रेम है, यहाँ पे 0 फ्रेम नंबर फ्री है, 1 भी 2 भी 3 भी एंड सो ऑन, अगर फ्रेम फ्री है तो किसी भी फ्रेम को फ्री करने की जरूरत नहीं है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। हम बी जो है किसी भी जगह पे भी लोड कर सकते हैं, 0 फ्रेम नंबर पे भी लोड कर सकते हैं, 1 पे भी लोड कर सकते हैं। और जब हम बी को इधर लोड कर देंगे, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि पेज टेबल में क्या चेंजेस आएंगी। अगर बी को अगर बी को मैं फ्रेम नंबर 0 में लोड करूंगा तो आप मुझे बताएं पेज टेबल में क्या चेंजेस आएंगी। सर 0 की जगह पे बी है। 0 की जगह पे यहाँ पे तो बी आ गया, ठीक है। पेज टेबल में क्या एंट्री चेंज होगी, कौन सर सी 1 एंट्री चेंज आएगा होगी, कहाँ पे? 4 की जगह, तो फ्रेम नंबर 0 पे। नहीं, गलत। सर फ्रेम नंबर 0 पे सर तो 4 की ऑलरेडी जगह 0 ए आएगा। की वैल्यूज पेज है टेबल वहां पे। क्वेश्चन मेरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बी मैंने लोड किया यहाँ पे फ्रेम नंबर 0 में,
पेज टेबल में क्या चेंजेस आएंगी, पेज टेबल की कौन सी सर एंट्री? 1 पे पेज बी आ टेबल में जाएगा। एक एंट्री हो जाएगी कि सर कहाँ रैंडमली पे? कहीं भी फ्रेम नंबर आ जाएगा और उसके साथ कौन वो जा- वैल्यू बता देंगे। सर पेज टेबल में 4 की जगह 0। पेज सर टेबल में 2 वन की जी जगह पे सर 0 आ 4 की जाएगी, जगह 0 जी 4 4 की की जगह पे 0 जगह हो सर जाएगा, 0। यहाँ पे 0 हो जाएगा 4 की जगह पे। सर यस 1 की सर। जगह 0 नहीं, आएगा। गलत सर गलत। 1 की जगह 0 आएगा। इनवैलिड तो बिट को वैलिड। 1 के साथ फ्रेम नंबर आ जाएगा और वहाँ पे 1 के वैल्यू साथ फ्रेम डालनी। नंबर कौन सी 1? सर ये पेज टेबल में जो सर 0 के पेज बाद टेबल 1 में है। पेज टेबल के 1 इंडेक्स पे जाएंगे, क्योंकि ये पेज, इसका बी जो है वो पेज नंबर 1 है, तो पेज टेबल की 1 एंट्री पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे जाएंगे। 1 इंडेक्स पे जाके यहाँ पे क्या यहाँ लिखेंगे? पे 0 यहाँ पे 0 लिखेंगे। फ्रेम क्यों? नंबर क्योंकि फ्रेम नंबर पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 0 में लोड है, तो जी यहाँ सर। पे हम 0 लिखेंगे, सिंपल। और कोई चेंज आएगा इसमें? तो नो ये सर। इनवैलिड को वैलिड नहीं करेगा। सर इनवैलिड वैलिड हो को जाएगी वैलिड वो। कर देंगे, आई को वी कर देंगे। तो ये है पेज टेबल की एंट्री, इस तरह से चेंज होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, यस सर। तो अगर अगर मैं कहूँ कि ई कहाँ पे लोड है, तो आप चेक मुझे बताएंगे ई कहाँ पे लोड है। वेयर इज ई लोडेड इनटू द मेमोरी? पेज नंबर 4 जो है वो कहाँ पे लोड है? कहीं पे भी लोड नहीं, इनवैलिड है। पेज नंबर 4 जो है उसका वो 4 इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है इनवैलिड आई, वैलिड बिट इनवैलिड बिट जो है वो आई है, तो इसका मतलब है ये पेज जो है वो मेमोरी में लोड नहीं है। अगर एक पेज मेमोरी में लोड नहीं है, वो जो कि यहाँ से पता चल रहा है, तो उसको कहेंगे पेज फॉल्ट। इफ अ पेज इज नॉट लोडेड इनटू द मेमोरी, इफ अ डिमांड पेज इज नॉट लोडेड इनटू द मेमोरी, इट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ठीक है, ये पेज फॉल्ट होता है। जब पेज फॉल्ट होता है, ठीक है, तो बेसिकली हम करते क्या है, पेज फॉल्ट हैंडलिंग कैसे करते हैं? इसके 6 स्टेप्स हैं। पहला ये है कि हम जिस पेज को रेफर कर रहे होते हैं उसकी हम एंट्री देखते हैं पेज टेबल से। सबसे पहला काम ये करते हैं कि जिस पेज को हमने रेफर करना है उसकी एंट्री देखते हैं। अगर वो इनवैलिड है, अगर वो एंट्री इनवैलिड है, तो एक ट्रैप जनरेट होगा। अब मैं पूछूंगा ट्रैप क्या होता है, तो मेरा ख्याल है कि किसी बच्चे को नहीं आता होगा। व्हाट इज अ ट्रैप? एक्सेप्शन होती है, कोई भी एक्सेप्शन होती है, और एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सर इंटरप्ट का इवेंट मतलब, जनरेटेड बाय सॉफ्ट। ओके, इवेंट जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जब चल रहा होता है तो सॉफ्टवेयर जो कोई एरर प्रोड्यूस करता है उसको ट्रैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है डिवाइड बाय 0 की। ठीक है, तो अगर डिवाइड बाय 0 मैंने कहा हुआ है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए इसका कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कैसे ट्रैप कैसे जनरेट करेगा। मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ, उसमें एक इंस्ट्रक्शन है c इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0। जब ये इंस्ट्रक्शन चले, इसके ऊपर भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, नीचे भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो एक एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, ये एक्सेप्शन जो है ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड एक्सेप्शन है, ये सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया, तो ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड इवेंट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड इवेंट जो है, जो जिसने एरर प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड इवेंट प्रोड्यूस्ड एरर। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रैप। तो ट्रैप जब आता है तो बेसिकली होता ये है कि जो आपकी मोड बिट है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो आपका जो मोड बिट है वो यूजर मोड में होगा। यूजर मोड का मतलब है 0 सपोज, तो जो मोड बिट है सिस्टम में वो 0 होगी। ठीक है, तो जब ट्रैप आ जाएगा तो कंट्रोल जो है, ये अगर हम बात करें रैम की, रैम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं लॉजिकली? किसी को नहीं पता? लॉजिकली रैम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में लॉजिकली। एक होती है कर्नल स्पेस, एक होती है यूजर स्पेस। तो जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे यूजर स्पेस में चल रहे होते हैं। ठीक है, और कर्नल स्पेस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो जब यूजर प्रोग्राम चल, उसकी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो मोड बिट जो है वो 0 होती है, मतलब यूजर मोड में होती है। जब कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पार्ट चल रहा है, कर्नल क्या होता है? कर्नल इज अ कोर प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब कोड चलता है तो बेसिकली यूजर मोड में नहीं चलता, वो कर्नल मोड में चलता है। तो मोड स्विच हो जाता है, मोड स्विच 1 होता है। तो जब भी ट्रैप आएगा, मोड स्विच हो जाए, यूजर मोड से कर्नल मोड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मोड जो बिट हो जाएगी वो यहाँ पे 1 हो जाएगी। जब यहाँ पे 1 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अब कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया है। अब ये वाली नीचे वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये नहीं चलेंगी,
बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जो कि यहाँ पे कहीं भी होगा वो चलना शुरू कर देगा। वो देखेगा कि एरर किस वजह से आया है, उसके पास कुछ इनपुट होगी, वो अच्छा वो कहेगा अच्छा ये वाला एरर आया, लिहाजा इसको जो है ना वो किल कर दो, इस प्रोसेस को किल कर दो। तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज उससे छीन लेगा प्रोसेस से और उसको रिलीज कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा, बता देगा कि भाई इस वजह से तुम्हें किल कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये वाला एरर जनरेट हुआ है। तो ट्रैप ये होता है। तो जब जब एक प्रोसेस जो है वो अपना कोई पेज एक्सेस करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो पेज जो है वो मेमोरी में लोड नहीं है, ठीक है, तो ट्रैप जनरेट होगा। वो ट्रैप ये जो ट्रैप है ये है डिवाइड बाय जीरो का ट्रैप। तो डिवाइड बाय जीरो का जो ट्रैप जनरेट होगा तो प्रोसेस को किल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट क्या होता है पता है आपको? पेज फॉल्ट क्या होता है? यस सर, जब पेज की डिमांड हो वो मेमोरी में ना मिले उसको पेज एग्जैक्टली। फॉल्ट। तो जब एक पेज रेफरेंस जो है वो मेमोरी में नहीं होता, पेज टेबल में उसकी एंट्री इनवैलिड है, तो उसको पेज फॉल्ट कहते हैं। तो अब एक एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो प्रोग्राम चल रहा है या चल रहा है, और यहाँ पे उसको जिस पेज की डिमांड है वो पेज मेमोरी में लोड नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ट्रैप जनरेट करेगा। तो कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि ये ट्रैप किस वजह से आया, वो कहेगा पेज फॉल्ट आया। अच्छा ये पेज फॉल्ट आया, तो वो कहेगा कि अच्छा पेज फॉल्ट आया, कौन सा पेज चाहिए? वो पेज नंबर उसको दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि पेज नंबर 2 चाहिए, और प्रोसेस आईडी दिया जाएगा कि ये प्रोसेस है भाई, इस प्रोसेस नंबर आईडी का 3 जो है ये प्रोसेस है, ये अपना पेज नंबर 2 डिमांड कर रहा है। इसको कहते हैं डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, देखते हैं आगे क्या होगा। आपके ख्याल में आगे क्या होना चाहिए? व्हाट यू थिंक? ट्रैप जनरेट होगा, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पेज को लोकेट करेगा। तो तीसरा स्टेप है, वो पेज कहाँ पे पड़ा होगा? सर हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क के ऊपर। क्योंकि वो रैम में लोड नहीं है, इसका मतलब है कि वो पेज जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड करना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को लोकेट करेगा। तो जो बैकिंग स्टोर होगा, बैकिंग स्टोर उसका मतलब हार्ड डिस्क ही है, तो हार्ड डिस्क के ऊपर एक एरिया होता है जिसको हम बैकिंग स्टोर कहते हैं, वहां पे वो पेज पड़ा होगा, ठीक है। उस पेज को अब लोकेट कर लिया कि ये जहाँ डिस्क पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका एड्रेस पता चल गया। अब उस पेज को मेमोरी में लोड करना है, ठीक है। तो जब हमने इसको मेमोरी में ब्रिंग इन मिसिंग पेज, तो मिसिंग पेज को जब मेमोरी में लेके आना, दिस इज स्टेप नंबर 4। तो मेमोरी में किस जगह पे लेके आना? जहाँ पे फ्री फ्रेम अवेलेबल है। तो फ्री फ्रेम जो है वो कैसे पता चलेगा कि फ्री फ्रेम है? पहला तो ये है कि हम अगर तो कोई रैम बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल है मेमोरी, तो वो फ्री फ्रेम उसको एलोकेट कर देंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेमोरी फुल है तो किसी एक पेज को, किसी एक फ्रेम को एज ए विक्टिम फ्रेम चूज करेंगे और उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। तो पहले वाला केस जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, दूसरे वाला केस ज्यादा एक्सपेंसिव है। मींस अगर फ्री फ्रेम है तो हमें सिर्फ इसको लोड करना है मेमोरी में, तो डिस्क से मेमोरी और राइटिंग होगी। लेकिन अगर रैम फुल है और हमें इसको रिप्लेस करना है किसी फ्रेम को, किसी विक्टिम फ्रेम को, तो उसको पहले स्वैप आउट करना पड़ेगा डिस्क के ऊपर। तो एक ऑपरेशन वो होगा, और एक ऑपरेशन ये होगा कि इसको तो मेमोरी में लोड करना ही करना है। तो ये 2 ऑपरेशन हो जाएंगे। तो दूसरे वाले केस में जिसमें मेमोरी फुल है, अगर हमने फ्रेम को रिप्लेस करना है, उस केस में डुअल हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। तो चौथा स्टेप है हमने मेमोरी में लेके आना है इस पेज को। जब अभी अभी आपने मुझे बताया कि जब मैंने आपको पूछा था कि अगर मैंने फ्रेम मेमोरी में लोड कर दिया है जो कि मेमोरी में नहीं था, तो पेज टेबल में क्या चेंजेस आएंगी, तो आपने मुझे वो चेंजेस बताई थी। तो वो चेंज पेज टेबल में करना पड़ेगा, दिस इज स्टेप नंबर 5। पेज टेबल में उस एंट्री को जाके वैलिड करना पड़ेगा, वहां पे फ्रेम नंबर लिखना पड़ेगा जहां पे ये पेज लोड हुआ है, ठीक है। और फिर छठे नंबर पे वो इंस्ट्रक्शन दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी जो इस पेज को एक्सेस कर रही थी। तो एवरीथिंग इज क्लियर? स्टेप्स हैंडलिंग पेज फॉल्ट के क्लियर हो गए आपको? स्टूडेंट्स बोल दें कुछ। यस सर, यस पर थोड़ी सी चलें, कंफ्यूजन है। यस जिसको समझे। बिलाल आप बताएं स्टेप्स क्या है? सर, स्टेप्स यही है कि सबसे पहले हम पेज की डिमांड होगी तो उसको चेक करेंगे कि वो मेमोरी में है कि नहीं। कहाँ अगर पे सर चेक वो करेंगे? पेज, सर उसको रैम में चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे रैम में है कि नहीं है? सर वो उस पेज टेबल के थ्रू उसका फ्रेम पेज टेबल फ्रेम के थ्रू नंबर पता चलेगा। पेज टेबल में
पेज टेबल में जाएंगे, पेज टेबल में जाके देखेंगे कि उसकी एंट्री वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो इसका मतलब है वो रैम में पड़ी हुई है उसकी एंट्री, मतलब उसका यस उसका फ्रेम नंबर पड़ा हुआ है, वो पेज जो है वो मेमोरी में लोड है और हम यहाँ से यस फ्रेम नंबर उठा सकते हैं। अगर जी वो फ्रेम नंबर जो है उस केस में हम इधर चले जाएंगे, एरो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो सक्सेस के यस केस सर में हम इधर चले जाएंगे। लेकिन अगर वो पेज टेबल में उसकी एंट्री इनवैलिड है तो ट्रैप जनरेट होगा। ट्रैप क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया। तो कंट्रोल जो है वो यूजर प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। ऑपरेटिंग और वो सिस्टम के पेज पास। फॉल्ट दे देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पेज के फॉल्ट। पास पेज जो इनपुट आएगी वो आएगी पेज फॉल्ट की। ट्रैप में अब ट्रैप बहुत सारे हो सकते हैं, तो कौन सा ट्रैप क्या कह रहा है, ये ट्रैप कहेगा भाई कि मुझे पेज फॉल्ट हुआ है और ये पेज नहीं मिल रहा है इस प्रोसेस का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के लिए उसका पेज लोकेट करेगा हार्ड डिस्क से रीड करेगा और उसको मेमोरी में लोड करेगा। जब उसको मेमोरी में लोड करेगा वो फ्री फ्रेम ढूंढना पड़ेगा। फ्री फ्रेम के लिए दो तरीके हैं, या तो मेमोरी फ्री अवेलेबल हो फ्री, या फ्रेम मेमोरी फुल है तो किसी एक फ्रेम को विक्टिम फ्रेम चूज करके रिप्लेस करना पड़ेगा। जब हमने उसको रिप्लेस कर दिया तो पांचवें स्टेप में हमने पेज टेबल की एंट्री को हमने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, और उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर देना है। जिसकी कंफ्यूजन है वो आप पूछ लें मुझसे। जी साईं। नो सर, हो गया क्लियर। ओके, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं एक चीज कि आप जब एक प्रोग्राम राइट करते हैं, आपने एक प्रोग्राम राइट किया, proc.c के नाम से एक फाइल बना रही है, यहाँ पे अपने सारा कोड लिखा हुआ है, मेन का प्रोग्राम है। यहाँ पे एक फंक्शन वन जो है वो एक्सेस हो रहा है, फंक्शन वन यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये चलता जा रहा है, इस तरह से प्रोग्राम ये चलता जा रहा है। और वो फंक्शन वन स्क्रीन जो है शेयर नहीं। तो स्क्रीन नहीं आ रहा। फंक्शन वन जो है यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, proc.c। ये प्रोग्राम आपने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। इस फाइल में आपने मेन फंक्शन, वहां से आपने फन वन कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये फन वन है, फन वन यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे आपने फन टू कॉल किया हुआ है, फन टू यहाँ पे है, एंड सो ऑन। एक और स्टूडेंट यही सेम प्रोग्राम लिखता है proc.c के नाम से। इसको मैं कह रहा हूँ proc ए कह रहा हूँ, इसको proc.c डॉट, इसको ये बी स्टूडेंट है, इसने ये वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने कोड लिखा हुआ है अपना, सेम प्रोग्राम है, ठीक है। इसने यहाँ पे फन टू कॉल किया हुआ है और यहाँ पे उसने फन वन जो है वो लिखा हुआ है, और एंड सो ऑन। और यहाँ पे उसने फन टू लिखा हुआ है और फन टू में उसने दोबारा से फन वन कॉल किया हुआ है, यहाँ पे उसने फन वन कॉल किया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये मेन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मेन है, इसने फन टू कॉल किया है, फन टू ये है, ठीक है। और इसने फन वन ये यहाँ पे कॉल किया हुआ है, फन वन यहाँ पे है, ये इस तरह से। और ये दोबारा से फन टू को कॉल कर रहा है और फिर ये इस तरह से कॉलिंग होती रहती है, एंड सो ऑन। ये है बेसिकली मेन, यहाँ से फन वन कॉल करता है, फन वन जो है यहाँ पे फन टू को कॉल करता है, और फन वन जो है वो यहाँ पे सपोज एक फन थ्री को कॉल करता है, दैट्स इट। मुझे ये बताएं कि किसने अच्छा कोड लिखा है। ए वाले ने। क्यों? सर ए वाले ने। क्यों? क्योंकि सर अगर एक फंक्शन में सिंपल एक ही काम हो रहा है, दोनों में काम तो एक ही हो रहा है ना, तो हमें फंक टू को उस फन वन को कॉल करने के लिए टू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। सपोज मैं इसको लेबरेट कर देता हूँ। सपोज मेन फंक्शन जो है ये पेज नंबर 0 में है, फंक्शन वन जो है ये पेज नंबर 1 में है, फंक्शन टू जो है वो पेज नंबर 2 में है, और फंक्शन थ्री जो है वो पेज नंबर 3 में है। यहाँ पे ये पेज नंबर 1 में है मेन फंक्शन 0 में, ये पेज नंबर 1 में है फंक्शन वन, और फंक्शन टू जो है वो पेज नंबर 2 में है। कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? नो यहाँ सर। से नहीं। नो सर। अब जब
जब एक प्रोसेस आप बनाएंगे, एक प्रोसेस जब आप ये लिखेंगे, इसमें ये हुआ है कि जो प्रोग्राम बी ने लिखा है वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसने कम पेज यूज किए हैं। नहीं, मैं बात कर रहा था, मैं हिंट देता हूँ आपको, हिंट है पेज फॉल्ट। अच्छा, पेज फॉल्ट हो तो बेटर है या पेज फॉल्ट कम हो तो ज्यादा बेटर है? मतलब डिजायर क्या है हमारा, पेज पेज फॉल्ट फॉल्ट कम कम हो करना, तो बेटर है। पेज फॉल्ट कम हो तो बेटर है। चलें, ये आपको मैंने हिंट दे दी है दोनों, तो इसको आपने डिक्रीज करना है, पेज फॉल्ट को डिक्रीज करना है। तो प्रोग्राम ए में कम पेज फॉल्ट हो रहे हैं या पेज, या प्रोग्राम बी में? अगर आपके पास दो प्रोग्राम फ्रेम है, सपोज सपोज आपके पास प्रोग्राम जो बी है, में सपोज आपके पास है प्रोग्राम बी में, चले एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया इसको बेसिकली उसके ऊपर, ये सर इसको दोनों हम, में फॉल्ट आएगा क्योंकि फ्रेम 2 है लेकिन हमें 4 की जरूरत है। हम इसको भी विक्टिम खत्म, फ्रेम किसको बनाए वो आपस इसको में मैंने कॉल कर रहा है फिर। इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने, ये फन टू अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, और ये यहाँ पे लूप लगा हुआ है, कितनी दफा कॉल करता है वो डोंट नो, लेकिन ये बेसिकली ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे है पेज नंबर 1, पेज नंबर 0, पेज नंबर 2, ठीक है। और पेज नंबर 1 जो है, पेज नंबर 2 जो है, इसमें जो फन 2 है, ये कभी मेन को कॉल कर लेता है दोबारा, कभी फन को कॉल कर लेता है, ठीक है। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा बेटर है? प्रोग्राम 1। दोबारा से एग्जांपल देता हूँ। प्रोग्राम ये है, उसमें बेसिकली 4 पेजेस हैं इस तरह से, ये पेज नंबर 0 है, ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। यहाँ पे बेसिकली मेन फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली फन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे फन 2 है, और यहाँ पे फन 3 है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम डॉट सी, स्टूडेंट ए ने कॉल किया हुआ है, स्टूडेंट बी ने कॉल किया हुआ है, सेम फंक्शनैलिटी अचीव की हुई है, ठीक है। उसने मेन फंक्शन में जाके फन 1 को कॉल किया है, फिर फन 2 को कॉल किया है, फिर फन 3 को कॉल किया है, ठीक है। और जो स्टूडेंट बी है, उसने मेन फंक्शन लिखा है, उसमें उसने फन 3 को कॉल किया है, फिर उसने फन 1 को कॉल किया है, फिर उसने फन 2 को कॉल किया। सोर्स, तो कौन सा अच्छा है प्रोग्राम? दोनों ही सही है दोनों ही सही है। क्योंकि हर बार फंक्शन तो सेम ही है ना, लेकिन आप ये बता, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। आप बताएं, ये एक पेज है, ये एक पेज, आप बताएं। और ए वाला क्यों? सर क्योंकि वो क्योंकि विद इन द वो पेज फंक्शन, रह कर रहा है, जी, विद इन द पेज रह के एक्सेस कर रहा है फंक्शन को। तो ये स्टूडेंट स्टूडेंट ए जो है वो कह रहा है कि वो ज्यादा बेटर है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब ये वाला फंक्शन, जब ये इसने जो कोड लिखा हुआ है, उसमें उसने लिखा हुआ है मेन के बाद फन 1 एक्सेस करना है, तो सबसे पहले अगर मेन को एक्सेस करेगा तो पेज फॉल्ट आएगा, एक पेज फॉल्ट होगा कि पेज 0 पहले लोड नहीं होगा। आपके पास अगर 2 फ्रेम्स हैं सपोज, ठीक है, तो पेज नंबर 0 जो है वो लोड हो गया यहाँ पे, या आपके पास एक फ्रेम है सपोज, अज्यूम करने के एक ही फ्रेम है, तो पेज नंबर 0 लोड हो गया। जब पेज नंबर 0 लोड हो गया तो एक पेज फॉल्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है। तो उसने आगे फन 1 कॉल कर लिया, क्या फन 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नो नो, क्योंकि पेज 0 के अंदर फन 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ही कोड चलता रहेगा और पेज फॉल्ट नहीं होगा। जैसे ही फन 2 कॉल होगा, क्या पेज फॉल्ट होगा? यस सर। फन 2 जब कॉल यस सर। करेंगे तो पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि पेज फॉल्ट
और फन 2 जो है वो पेज नंबर 1 में है, और पेज 1 जो है वो फ्रेम में लोड नहीं है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा पेज नंबर 1 से। तो एक और पेज फॉल्ट हो गया, 2 पेज फॉल्ट हो गया। उसके बाद फन 3 कॉल होगा, फन 3 के लिए पेज फॉल्ट होगा नहीं, क्योंकि फन 3 जो है वो पेज नंबर 1 में है, तो पेज 1 जो है वो मेमोरी में लोड है, तो कोई पेज फॉल्ट नहीं है। तो कितने पेज फॉल्ट हुए? 2। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसने मेन एक्सेस किया, शुरू में फ्रेम जो है वो फ्री है, तो मेन के लिए वो फ्रेम जो है फ्रेम पेज नंबर 0 है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा क्योंकि वो पेज नंबर 0 जो है वो मेमोरी में लोड नहीं है, उसको लोड करेंगे यहाँ पे, तो पेज नंबर 0 लोड हो गया। उसके बाद फ्रेम नंबर 3 फंक्शन 3 एक्सेस होगा। फंक्शन 3 किसमें है? पेज 1 में। फंक्शन 3 पेज 1 में है, तो पेज 1 यहाँ पे है, पेज 1 यहाँ पे है नहीं सर, तो पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा। यस सर, यस यहाँ पे सर। पेज फॉल्ट होगा, तो इसको यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया पेज नंबर 1 से, ठीक है। अब उसके बाद फन 1 कॉल हुआ, फन 1 किस में है? पेज नंबर 0 में। तो पेज नंबर 0 तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो पेज 1 बनाना है, तो फिर पेज फॉल्ट होगा। तो फिर उसके बाद फिर पेज नंबर 0 को लोड करने के लिए यहाँ पे फिर हम इसको लोड करेंगे, तो यहाँ पे फिर पेज फॉल्ट होगा। उसके बाद फन 2 कॉल हो गया। फन 2 किधर है सर? पेज 1 में है। फन 2 पेज 1 में, पेज 1 में, तो यहाँ पे अभी लोड किया हुआ है पेज नंबर 0, तो फिर पेज फॉल्ट होगा। तो कितने पेज फॉल्ट हुए? कितने पेज फॉल्ट हुए हैं? 4। सेम कोड है, फंक्शन स्टूडेंट ए ने भी वही कोड लिखा हुआ है, स्टूडेंट बी ने भी वही कोड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने जो कोड लिखा हुआ है, उसने जिस तरह से प्रोग्राम के अंदर जो उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि पहले उसने मेन लिखा है, फिर उसने फंक्शन 1 लिखा है, फिर उसने फंक्शन 2 लिखा है, फिर उसने फंक्शन 3 लिखा है, और उसने जो कॉलिंग की हुई है, दोनों में डिफरेंस है लोकेलिटी का। तो लोकेलिटी मैटर करती है कि अगर एक प्रोग्राम जो है आपने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कि आप किसी लोकेलिटी को रेफर कर रहे होते हैं। लोकेलिटी का मतलब ये है कि जो प्लेसमेंट मैटर करती है। अगर मेन से एक फंक्शन 1 कॉल हो रहा है, तो फंक्शन 1 एंड पे नहीं होना चाहिए, फंक्शन 1 मेन के बिल्कुल नीचे होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे था कि मेन के बाद इस स्टूडेंट ने फंक्शन 1 कॉल किया हुआ था, और मेन के अंदर सबसे पहले तो उसने मेन के नीचे ही फंक्शन 1 लिखा हुआ था। तो ये है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले जिसने जिस फंक्शन को कॉल करना था वो बिल्कुल उसके नीचे लिखा हुआ था। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जैसे ही मेन से फंक्शन 1 कॉल हुआ, तो वो सेम पेज में था, वो सेम पेज में आ गया। उससे फायदा ये हुआ कि बैकएंड के ऊपर पेज फॉल्ट नहीं हुआ। तो ये है डिफरेंस एक नॉन आईटी स्टूडेंट का एक आईटी के स्टूडेंट के साथ डिफरेंस, कि कोड दोनों ही सेम लिख रहे हैं, दोनों को कोड लिखना आता है, दोनों को फंक्शन इंप्लीमेंट करना आता है, उसका भी प्रोग्राम आउटपुट सही देता है, उसका प्रोग्राम भी आउटपुट देता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसका जो प्रोग्राम चलेगा वो फास्टर होगा, फास्टर देन बी स्टूडेंट से। ए स्टूडेंट का जो कोड है वो फास्टर होगा बी से। इसकी रीजन मैंने आपको बता दी है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सर एक क्वेश्चन है मेरा। अब उसने प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, फंक्शन लिख दिया, अब उसको किस तरह पता लगा कि फंक्शन इस फ्रेम में ये फंक्शन लोड हुआ? उसको नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि मेन के फौरन बाद जो नेक्स्ट, अगर उसने मेन के अंदर फंक्शन 1 कॉल करना है, तो फंक्शन 1 उसको मेन के नीचे लिखना चाहिए यहाँ पे। उसकी रीजन है कि जब मेन यहाँ से फंक्शन 1 को कॉल करेगा, तो इमीडिएट जो पॉसिबल मिनिमम जंप है वो लगाएगा। अगर उसको मैक्सिमम जंप लगाना पड़ता है, फंक्शन 1 यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, इस केस में मैक्सिमम जंप है, तो ऑब्वियसली हो सकता है दोनों डिफरेंट पेजेस में आ जाएं। सर लेकिन जब हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, हमें सबसे, अगर हम लोगों ने फंक्शन नीचे बनाना है तो हमें उसका प्रोटोटाइप ऊपर डिफाइन करना पड़ता है। तो फिर अगर मेन से ऊपर प्रोटोटाइप की तरफ से आप बात नहीं समझ रहे। मैं बात ये कर रहा हूँ, मेन यहाँ पे आपने एंड पे लिखा हुआ है, सपोज मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन 1 है, ठीक है, फंक्शन 1 कहीं पे भी लिखा हुआ, यहाँ पे आपने फंक्शन 1 लिखा हुआ, यहाँ पे जंप करना पड़ेगा प्रोग्राम को। यस सर। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, इसने फंक्शन 2 यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे अब फंक्शन 2 आप उसकी प्रोटोटाइप यहाँ पे भी दे सकते हैं, और फंक्शन 2 की प्रोटोटाइप यहाँ पे भी दे सकते हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, दोनों ही ऊपर है ना।
यस सर। तो अगर फंक्शन 1 जो है फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है तो आपको फंक्शन 2 की जो प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे देनी चाहिए, ना कि यहाँ पे। यस सर। ये बात कर रहा हूँ कि जितनी ठीक ज्यादा होगा। लोकेलिटी जो है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए, डिस्टेंस इससे कम से कम होना चाहिए इस फंक्शन से। हो सकता है कि दोनों एक पेज में आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी एक पेज में आने की ज्यादा है बजाय इसके कि अगर हम फंक्शन 2 यहाँ पे लिख देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक पेज में आने की कम है। दिस इज द आंसर। ठीक हो गया सर, आगे समझ। ओके, तो इसको कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो जब भी आपने कोड लिखना है तो आपको हमेशा डिमांड पेजिंग में लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को हमेशा कंसीडर करना है। ठीक है, ठीक हो गया सर। तो परफॉर्मेंस जो है डिमांड पेजिंग की वो डिपेंड करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे अब मैं आपको एक प्रोग्राम इसके ऊपर देता हूँ। ठीक है, एक एरे है, वो है जी 2D एरे है IJ, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया हुआ। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कैसे भी है, बस मैं कोड लिख रहा हूँ, सिंपल सा सिंटैक्स लिख रहा हूँ। सिंटैक्स मतलब हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं आई जो है वो वैल्यू ले रहा हूँ 1000 और जे वैल्यू लेता हूँ 1000। ठीक है, इसको मैंने इनिशियलाइज करना है। सपोज मेरे पास एक अरे है, इसको मैंने इनिशियलाइज करना है। मैं यहाँ पे फॉर का लूप लगाता हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 1000, आई प्लस प्लस। फॉर j is equal to 0, j is less than 1000, j plus plus। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरे ऑफ i j is equal to 0। एक और कोड है मेरे पास, फॉर i is equal to, फॉर j is equal to 0, j is less than 1000, j plus plus। फॉर i is equal to 0, i is less than 1000, i plus plus आगे लिखा हुआ है। सपोज अरे जो है ना, यहाँ पे भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अरे ऑफ i j इज इक्वल टू 0। कौन सा कोड बेटर है? दूसरे वाला कोड सर ए, दोनों सेम होंगे। कोड बी, नहीं होंगे ये सर। दोनों ए सेम। वाला हसन फरूक बताओ, तुम्हें एक नंबर दूंगा अगर तुमने इसकी सही रीजन बता दी। कोड ए सही क्यों है, कोड बी सही क्यों नहीं है? एक नंबर तुम्हें फुल मार्क दूंगा 100 में से। सर क्योंकि अगर हम बी की बात करें तो उसमें 4 का पहले देखे जे चल और आई, और फिर अरे का इंडेक्स देखा ना हमने आई जे रखा है इसलिए। हाँ हाँ, इसलिए। सर मेरे आ गया, मैं दूं आंसर? नहीं नहीं, मैंने हसन फरूक सर से ही मैं पूछना देता हूँ है। मेरे, सर नहीं मैं देता मैंने हूँ मेरा ए ग्रेड लगा दो। नहीं, नहीं मैंने तो हसन फरूक से पूछना है। हसन फरूक तुम्हें एक नंबर दूंगा, अभी तुम्हें 0.5 मिल चुका है। 0.5 तुम्हारा रहता है अभी। हसन फरूक समझ नहीं आ रही तुम्हें? सर देख रहा हूँ कि किधर और मजीद नंबर कैच कर सकते। अच्छा चलो जी, ज़हीम बताओ आप। सर जब हम लोग कंपाइलर हैंडल करता है, क्योंकि अरे में ना 2D अरे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जब हम लोग मशीन लैंग्वेज में जाते हैं तो अच्छा 1D अरे का कंसेप्ट है, तो वो लाइन शेयर करेगा और लाइन शेयर पेजिंग जो है ना वो इजी होगी। आप अगला जो वो उसका मेमोरी लोकेशन होगी वो उसके साथ ही होगी, इसलिए उसके एक साथ पहले वो फ्रेम 1 पढ़ेगा, फिर फ्रेम 2 पढ़ेगा, फिर फ्रेम 3 पढ़ेगा। अगर हम लोग जे से शुरू करते हैं तो पहले फ्रेम 3 पढ़ेगा, फ्रेम 1 पढ़ेगा, फ्रेम इस तरह पढ़ेगा। अगर हमारे पास 2 फ्रेम लोडेड है इकट्ठे तो वो पहले 2 एक पे उसमें पेज फॉल्ट कम आएगा। किसी को समझ आई है ज़हीम की बात? उमर महबूब को समझ नहीं आई? तो ये ज़हीम ने कोई बड़ी गहरी बातें कर दी हैं। ज़हीम साहब कहते हैं, मैं उसको समझा देता हूँ आप लोगों को कि असल में सर मेरे आंसू ने असल में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस अरे में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे?
2000 वो जाने दे यार, 1000 नंबर ऑफ into 1000 एलिमेंट्स 1000 into 1000 तो 1000 into 1000 का मतलब होता है ये विच इज इक्वल टू 30 1 मिलियन 1 10 million लाख 10 10 lakh लाख होंगे। तो 10 लाख इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ज़हीम ने कहा कि 10 लाख एलिमेंट्स जो हैं, अगर 10 लाख एलिमेंट्स जो हैं वो इंटीजर हैं, तो 1 मिलियन को हम जो है वो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 2⁻20। 1 मिलियन जो है वो होता है 10⁶ विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2⁻20। 10 की पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो 2 की पावर बन जाती है। तो ये 1 मिलियन जो है वो ऑलमोस्ट होता है 2⁻20, ठीक है। और 2⁻20 थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है इससे, ये थोड़ा कम होता है। तो अगर इसका मतलब है कि 2⁻20 इतने एलिमेंट्स जो हैं वो हमने इस अरे में राइट करने हैं। अगर एक एलिमेंट का साइज जो है वो 4 बाइट है इंटीजर के केस में, तो इतना साइज होगा, इतनी मेमोरी चाहिए होगी हमें इसको लोड करने के लिए। तो हमें मेमोरी चाहिए होगी 2⁻22 विच इज इक्वल टू 4 MB। तो 4 MB रैम चाहिए होगी, ठीक है। सपोज एक पेज जो है 1 KB का है, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास 2⁻8 एलिमेंट्स होंगे विच इज इक्वल टू 256 एलिमेंट्स जो हैं, पहले 256 एलिमेंट्स जो हैं वो पेज नंबर 1 में होंगे या पेज नंबर 0 में होंगे। अगले जो 256 एलिमेंट्स होंगे वो पेज नंबर 1 में होंगे। अगले जो 256 एलिमेंट्स होंगे वो पेज नंबर 2 में होंगे एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कितने पेजेस बनेंगे, 2⁻22 डिवाइडेड बाय 2⁻10 इज इक्वल टू 2⁻12। तो 4K पेजेस बनेंगे। 4K इज इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1024 विच इज इक्वल टू 4096। तो लास्ट पेज जो होगा उसका नंबर होगा 4095। तो 0 से लेकर पेज नंबर होगा 4095। अगर मैं ये वाला कोड रन करता हूँ, कोड नंबर ए जो है वो रन करता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस होगा 01, ठीक है। तो ये 2D अरे जो है उसको 1D अरे के ऊपर आप आराम से मैप कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला कि आप i को मल्टीप्लाई करें 1000 से, ठीक है, और उसमें आप j ऐड कर दें, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इजीली इसको मैप कर सकते हैं। तो पहला अगर हम इसकी बात करें, जब i जो है वो 0 होगा और j जो है वो 0 होगा, पहला एलिमेंट ये एक्सेस होगा, अगला एलिमेंट एक्सेस होगा 0 j 1, नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा i 0 j 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं पहले वाले केस में। तो इसका मतलब ये है बेसिकली, अगर हम इसको इस फॉर्मूले पे मैप करें, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 0। अगर इसको इसके फॉर्मूले से मैप करें तो आई जे की जगह पे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो आई जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है एलिमेंट नंबर 0, इसका मतलब है एलिमेंट नंबर 1, इसका मतलब है एलिमेंट नंबर 2। तो पहले जो 256 एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं वो एक ही पेज में आ रहे हैं। तो पहले 256 एलिमेंट्स के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, सिर्फ एक पेज फॉल्ट होगा। फिर अगले 256 एलिमेंट्स के लिए एक पेज फॉल्ट होगा, फिर अगले 256 एलिमेंट्स के लिए एक पेज फॉल्ट होगा एंड सो ऑन, ओके। इसको कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो अगर किसी ने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उसने समझा है, जिसने इसका आंसर दिया है। उसके अलावा किसी स्टूडेंट्स ने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस एलिमेंट को आपने नेक्स्ट एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है, उसको कोशिश करनी है कि आप उसको सेम पेज में रखें, ठीक है। तो आप देख लेंगे अगर एलिमेंट इस तरह एक्सेस हो रहे हैं, आई की वैल्यू 0 आ रही है, जे की वैल्यू 0 आ रही है, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक पेज में आएंगे। इन कंट्रास्ट ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है, फिर जे की वैल्यू आई की वैल्यू 0 है, मतलब जे की 0 वैल्यू के लिए आई की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगी। तो जे की वैल्यू 0 रहेगी, आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। जब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से एक्सेस हो रही है, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 2। जब इसको इस फॉर्मूले में एंटर करेंगे तो पहले ही वैल्यू आ जाएगी 0। इसको जब हम एंटर करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1000। जब इस वैल्यू को यहाँ पे एंटर करेंगे
ठीक है, आई की वैल्यू जो है 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके 2000 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 2001 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2001। सॉरी जे की वैल्यू 0 है तो 2000 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले हम एलिमेंट नंबर 0 एक्सेस करना चाहते हैं, फिर एलिमेंट नंबर 1000 एक्सेस करना चाहते हैं, फिर एलिमेंट नंबर 2000 एक्सेस करना चाहते हैं। एलिमेंट 0 कहाँ पे है? यहाँ पे। पहला एलिमेंट एक्सेस किया, पेज फॉल्ट हुआ, पेज नंबर 0 एक्सेस हो गया। दूसरा एलिमेंट एक्सेस 1000 तो यहाँ पे आ रहा है पेज नंबर 4 में, तो दूसरे पेज फिर 4 में जाना पड़ेगा, पेज फॉल्ट हो गया। फिर पेज नंबर फिर 2000 पता नहीं किसी और पेज में आ रहा है, पेज नंबर 8 में आ रहा है, फिर पेज नंबर 8 में जाना पड़ेगा एंड सो ऑन। हर एंट्री के ऊपर पेज फॉल्ट हो रहा है। तो दिस इज द वर्स्ट कोड। दोनों सेम काम कर रहे हैं लेकिन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से कोड बी जो है वो वर्स है, कोड ए सबसे बेस्ट है। आई होप सर मेरा आंसर ठीक है। हाँ आपका सर आंसर है। आ गई समझ। तो अब आपको समझ आ रही है कि एक नॉन आईटी बंदा वैसा कोड नहीं लिख सकता जो एक आईटी का बंदा लिख सकता है, जिसने यस सर। सीएस किया। अब आप यस सर। अब आपसे कोई पूछे कि नॉन आईटी का बंदा, यार तुम्हें भी पीएचपी का कोड आता है, मुझे भी पीएचपी का कोड आता है, मैंने मैट्रिक पास किया हुआ है, तुमने सीएस की डिग्री ली हुई है, 16 लाख लगाया हुआ है, तो तुम में और मुझ में क्या फर्क है? तो उसको बता सकते हो फर्क? यस सर। चलें गुड हो गया। सर अब मुझे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं वो सहूलत सिर्फ हसन फारूक के लिए थी। ओके अच्छा सर, मैंने अपना प्रोजेक्ट का कोड आपको दिखाने आना है यूनिवर्सिटी, तो फ्राइडे को आ कल आ जाए। जाइए। हाँ आ जाइए आप, फ्राइडे को नहीं थर्सडे को। फिर फ्राइडे को मैंने भी शायद, दिखाना था, मैं आया था, आपने कहा था कि जूम पे भी कर लेना अगर हो। हाँ जी जूम पे ऊपर मीटिंग कर लीजिएगा आप। ओके ठीक तो ठीक हो गया सर। इंशाल्लाह कल वाले क्लास में ना फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, और जब हमें एक पेज नहीं मिलता तो पेज को रिप्लेस कैसे करना है, किस फ्रेम को एज ए विक्टिम फ्रेम चूज करना है, किसको रिप्लेस करना है, और क्या रिप्लेस करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, या हम उसको वैसे ही ओवरराइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन होगी कल। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। क्वेश्चन है, जी जी क्वेश्चन पूछें ठीक आप है। साथ साथ। फॉर एग्जांपल जब हम लोग गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी बहुत ज्यादा रेंडरिंग होती है। नहीं इतनी ज्यादा रेंडरिंग, क्योंकि आप पहले सबसे पहले आप उसमें ना उसने लिखा होता है कि आप ना कोई पाथ सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपकी गेम में ना 10 स्टेजेस हैं, वो कोई स्टेज कहता है यस कि सर। आप ये स्टेज सेलेक्ट करें, तो हर स्टेज डिफरेंट पेज में है। ठीक है, तो एक तो यस सर। वहां से उसने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इंप्लीमेंट कर दी कि अच्छा अगर ये इस स्टेज में आएगा तो इस स्टेज के जो सारे के सारे पेजेस होंगे वो एक ही साथ पड़े होंगे। ठीक यस है, सर। तो वहां से एक, अब जब आप रेंडर कर रहे होते हैं तो रेंडर भी आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, अप मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज के साथ साथ पेज होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है। अगर और उसने 4 डायरेक्शन में मूव करना है तो पेज इतना छोटा नहीं रखते कि आप थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा भी आप जंप करेंगे किसी और लोकेशन में, किसी और कोड के लोकेशन पे, तो आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। पेज साइज इतना बड़ा होता है कि आपको कम से कम कोई 4-5 जंप्स या 10 जंप्स के लिए आपको एंटरटेन कर सके सेम पेज। तो पेज साइज इतना रखना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए ताकि इस तरह के पेज फॉल्ट बार बार ना हो। जितना बड़ा पेज साइज होगा पेज फॉल्ट्स भी उतने कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक ठीक है, हो गया सर। सर ओके एक और क्वेश्चन है जी जी। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अब पहले हमारे पास आती थी 1 GB रैम, अब 2 GB, तो हम लोगों ने जब फ्रेम साइज रखते हैं वो रैम के साइज को देख के रखते हैं, कोई फिक्स हमारे पास होगा? ये आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वेरी करता है कि अ, उसने, अब देखिए आपके सिस्टम में हार्डवेयर में आप प्लग इन कर सकते हैं, पोर्ट जो है आपको फैसिलिटेट करती है कि आप 16 GB की रैम लगा सकते हैं, लेकिन यस सर। आपने हो सकता है लगाई हो 8 GB रैम या 4 GB रैम। यस सर। ठीक है, तो सिस्टम को तो उन्होंने जो पेज साइज रखा होता है वो पहले से ही इम्प्लीमेंटेड होता है कि पेज साइज इतना होगा। तो अगर आपने 4 GB की रैम रखी हुई है तो पेज साइज तब भी उतना होगा, अगर आपने 16 GB की रैम लगाई हुई है पेज साइज तब भी उतना होगा। तो पेज साइज जो है वो रैम साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन वो मैक्सिमम जो रैम दे रहे होते हैं आपको, उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन की होती है उसके अकॉर्डिंगली हार्डवेयर डिजाइन किया होता है। तो ये पी की बिट्स और डी की बिट्स जो है ये फिक्स हो जाती हैं एक दफा, जब हार्डवेयर में फिक्स हो जाती हैं तो पेज टेबल फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंगली, तो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंगली ही होता है। तो ये वन टाइम कॉस्ट होती है, वन टाइम ये डिसीजन होता है, तो ये डिसीजन चेंज नहीं होता बार बार, ये स्टैटिक ठीक चीजें हो गया। होती हैं।
अब्दुल रहीम, ठीक हो गया। अब्दुल्ला आमिर, अब्दुल्ला बिन अरीक, यस सर। एहसन हसन, प्रेजेंट सर। अली अशरवान, प्रेजेंट सर। अली रजा, फिनिश प्रेजेंट परवेज, सर। फिनिश परवेज, बिलाल अहमद, प्रेजेंट बुशरा सर। बुशरा असलम। यस सर। बुशरा, आपको समझ आ रही है लेक्चर की? जी सर, मैंने स्टार्ट से नहीं सुना था लेकिन जब से आई हूँ तब से आ गई थी समझ। सर हमारी लाइट नहीं थी, सर लाइट नहीं थी। तो आपके पास तो लैपटॉप है। सर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था और सिग्नल सर डेटा के नहीं आ रहे थे। आजकल आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रही और क्लास पार्टिसिपेशन इज 0। बिलाल सर अहमद, आजकल लाइट ही बहुत जा रही है, नेट बंद हो सर जाता लाइट है। बहुत ज्यादा जा रही है ना। बहुत ज्यादा। प्रेजेंट सर। सर मेरी भी बुशरा सुबह से असलम। गई लाइट। ओके ओके। दानियाल अहमद, हाफिज अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। हाफिज मुबश्शिर, हारिस प्रेजेंट। आमिर, सर प्रेजेंट। हसीब अली, प्रेजेंट सर। हसन अब्बास, प्रेजेंट सर। हसन फारूक, प्रेजेंट सर। इमरान अफजल भट्ट, प्रेजेंट। इमरान अफजल भट्ट, यस सर जिब्रान प्रेजेंट। करीम, मोहम्मद हसनैन, महरी नदील, मियां मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस सिद्दीकी, दस्तर फारूक, मोहम्मद फहद, प्रेजेंट। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हैदर वहीद, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद हसान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुअज्जम, प्रेजेंट। मोहम्मद मुबश्शिर, प्रेजेंट। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुबीन, उबैदुर रहमान, मुबीन नहीं है, ओके। उसामा मुमताज, प्रेजेंट साद सर। साद शिराजी, समन, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह, शालीम, शिराज अली, सैयदा सूफिया, वजीउल हसन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह we will- सर मेरा एक क्वेश्चन था। प्रेजेंट है सर। मेरी सर नदील मेरा प्रेजेंट है, उनका माइक नहीं चल रहा। ओके जी, क्वेश्चन पूछिए आप। सर मैं अगला ये जो पूछा आपसे पहले वन भी बाय पूछा था सर, अगर कभी कभार इस तरह होता है कि 32 GB की रैम लगा दी है तो वो भी ओके। कभी कभार रेंडर नहीं कर रही होती, तो हम लोगों को नीचे लेके आना पड़ता है 16 पे या 8 पे। ओह वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसका आंसर जो है नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है ठीक सर। है, सर अच्छा तो आपने सर मुझे नाम भी नेक्स्ट क्लास याद में कर लें किसने पूछा था। आपने मुझे ना ये नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन लाजमी याद करवाना है। ठीक है, ठीक है वेरी सर। गुड। ओके। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।